और देखिए, पटना से बड़ी खबर आ रही है। राबड़ी देवी को आवास खाली करने का नोटिस भेजा गया है। 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने का नोटिस पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को भेजा गया है। भवन निर्माण विभाग की तरफ से ये नोटिस राबड़ी देवी को भेजा गया। भवन निर्माण विभाग पहले भी उन्हें नोटिस भेज चुका है आवास खाली करने को लेकर के। राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड स्थित सरकारी आवास आवंटित किया गया है और 10 सर्कुलर रोड को खाली करने का नोटिस उन्हें भेजा गया है। श्री नंदकिशोर राम जी हैं, उनके नाम से वो 10 सर्कुलर रोड उनके नाम से किया गया है, अलॉट किया गया है। ये पहले ही जो माननीय विपक्ष की नेता विधान परिषद के आदरणीय राबड़ी देवी जी के नाम से 25 नवंबर 2025 में ही 39 हार्डिंग रोड आवंटित किया गया था, जो सुसज्जित भी किया गया है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में माननीय मंत्री नंदकिशोर राम जी ने आग्रह किया कि हमें एक अच्छा बंगला चाहिए, तो वो पहले भी नियमानुसार विभाग से खाली करने के लिए नोटिस दिया गया था। तो अब चूंकि माननीय मंत्री नंदकिशोर राम जी के नाम से आवंटित है, तब स्वाभाविक है कि विभाग नियमानुसार प्रक्रिया के तहत नोटिस दिया गया है। एनआईए ने पाकिस्तान से जुड़े आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र में कुल 12 जगह पर तलाशी अभियान चला रहा है। अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई पाकिस्तान के ऑपरेटिव जसवीर चौधरी और उसके भारतीय सहयोगी से जुड़े मामले में की जा रही है। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने भारत पाकिस्तान सीमा के जरिए ड्रोन की मदद से हथियार, गोला बारूद और आईडी की बड़ी खेप हासिल की थी। एजेंसियों के मुताबिक इस खेप का इस्तेमाल पंजाब, दिल्ली और देश के अलग अलग हिस्सों में विस्फोट करने के लिए साजिश के लिए किया जाना था, जिससे जान माल का भारी नुकसान हो सकता था। एनआईए ने इस मामले में उत्तर प्रदेश के 5, राजस्थान के 2, बिहार के 2 और महाराष्ट्र के 3 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। तलाशी के दौरान कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत जुटाए गए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे दिल्ली संवाददाता शंकर आनंद। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा आज 4 राज्यों के 12 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल ये पाकिस्तान से समर्थित कई ऐसे आतंकी गुट जो भारत के अंदर में एक बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश में जुटे हुए हैं और लगातार वो अपने नेटवर्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इस मामले में जो पाक में बैठा हुआ जसवीर चौधरी जो है वो लगातार ऐसे तरीके इजाद कर रहा है जिसके माध्यम से कि भारत के अंदर में बड़े बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए जो नए नए लड़कों को किस तरह से भर्ती करना है और किस तरह से एक बड़े साजिश को अंजाम देने की कोशिश में जुटा हुआ है। इसके लिए अलग अलग तरीके से वो कोशिश कर रहा है कि भारत के अंदर में एक आतंकी गुट तैयार किया जाए और खास तौर पर जो ड्रोन के माध्यम से किस तरह से हथियारों को पहुंचाना है, इसके साथ साथ ड्रोन से जुड़ा हुआ जो एक नेटवर्क है, इसके बारे में भी जांच एजेंसी एनआईए को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। आज सर्च ऑपरेशन की बात करें तो महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और सर्च ऑपरेशन के दौरान में एनआईए को काफी महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं और खासतौर पर जो डिजिटल एविडेंस जो है काफी बड़े मात्रा में उसको जब्त किया गया है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं आने वाले दिनों में इस मामले पर कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल देव के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। और देखिए, बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह पर दर्ज आर्म्स एक्ट के केस को सरकार ने सीआईडी को सौंप दिया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गोपालगंज पुलिस ने बिहार सीआईडी को केस ट्रांसफर कर भी दिया है। अब केस का नए सिरे से अनुसंधान सीआईडी करेगी। दूसरी तरफ गोपालगंज के एमपी एमएलए कोर्ट ने 30 मई को अग्रिम जमानत की बिंदु पर सुनवाई होनी है। बता दें कि मीरगंज थाने के सिमराव गांव में बीते 2-3 मई को अनंत सिंह गुंजन सिंह के यहां उनके जनेऊ कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां समर्थकों का हथियार प्रदर्शन का वीडियो वायरल हुआ था। मीरगंज पुलिस ने इस मामले में विधायक अनंत सिंह, भोजपुरी गायक गुंजन सिंह समेत 9 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। वहीं इस मामले में गोपालगंज पुलिस ने हथियारों की बैलिस्टिक जांच के लिए विधायक को 15 मई तक उपस्थित होकर हथियारों की जांच कराने के लिए नोटिस दिया था, जिसमें विधायक और उनके समर्थक हथियार और उसके साथ
उसका लाइसेंस उपस्थित नहीं हो सके उसे लेकर के, जिसके बाद पुलिस ने 2 नए धाराओं को एफआईआर में जोड़ने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। दोनों धाराओं को लेकर न्यायालय में सुनवाई होनी थी, लेकिन इससे पहले ही सरकार ने बड़ा फैसला लिया और केस को सीआईडी को सौंप दिया है। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर सरकार जल्द ही नई नीति लेकर आ रही है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने यह बड़ा बयान दिया है। दिल्ली में न्यूज 18 से बातचीत में मिथिलेश तिवारी ने कहा कि जिन शिक्षकों को ट्रांसफर चाहिए उनके लिए सरकार अगले 20 से 25 दिन या फिर जून के अंतिम हफ्ते में नई ट्रांसफर नीति लेकर आएगी, जिसके तहत विभाग की प्राथमिकता होगी कि महिला शिक्षकों की उनके ही पंचायत या फिर बगल के पंचायत में पोस्टिंग की जा सके, जबकि पुरुष शिक्षकों को उनके जिले या फिर ब्लॉक में ट्रांसफर की व्यवस्था दी जाएगी। तो देखिए, शिक्षकों के लिए ये बड़ी खबर है। ट्रांसफर नीति को लेकर के बड़ा बदलाव करने की एक तरीके से संदेश दे दिया है शिक्षा मंत्री ने, और बहुत जल्द जून के अंत तक ये बदलाव देखने को मिल सकता है। जो महिला शिक्षिका हैं उन्हें उनके ब्लॉक में और उनके पंचायत के बगल के पंचायत में उनका स्थानांतरण करना है, और जो पुरुष शिक्षक है उन्हें जिले में भेजना है और प्रयास करना है रिक्ति के आधार पर उनको उनका ब्लॉक जरूर मिल जाए। तो इस आधार पर हमारी नई ट्रांसफर शिक्षा नीति बन रही है। शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए हम नई नीति बना रहे हैं और वो नई नीति हमारी अगले 20-25 दिनों में आ जाएगी। मतलब जून महीने में हम अंतिम सप्ताह के पहले हम ट्रांसफ़र नीति अपना कैबिनेट से अप्रूव करा लेंगे और उसके बाद शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए जो भी प्रक्रिया होगी वो सरल की जाएगी और कई प्रकार के उसमें प्रावधान करेंगे जिससे कि सबके समस्या का समाधान हो जाए। कुछ लोगों का जो ट्रांसफ़र हो चुका है पिछले कुछ महीने से जो प्रक्रिया चल रही है, क्या वो भी प्रभावित होंगे इससे? नहीं, जिनका ट्रांसफ़र हो गया होगा और वो उसको लेकर के संतुष्ट होंगे, उन्हें क्यों हम इसमें शामिल करेंगे। जिन्हें ट्रांसफ़र चाहिए होगा और वो अगर आवेदन करेंगे तो निश्चित रूप से उनके लिए ये नियम लेके हम आ रहे हैं। बंगाल की खाड़ी से सक्रिय हुए मौसम सिस्टम ने देश के बड़े हिस्से का मिजाज बदल दिया है। बिहार में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर समेत 17 जिलों में राहत की बारिश हुई है, तो कई जगहों पर आफत की आंधी ने लोगों को परेशान कर दिया है। ठनका गिरने से बिहार में कई जगह पर लोगों की मौत भी हो गई है। ऐसे में मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 2-3 दिनों तक राज्य के तापमान में गिरावट बनी रहेगी। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बिहार में ठनका से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएम सम्राट चौधरी ने ठनका से हुई मौतों पर दुख जताया है। सीएम ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान भी सीएम सम्राट चौधरी ने कर दिया है और इसके साथ ही सीएम ने खराब मौसम में सतर्क रहने की अपील भी लोगों से की है। आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशों का पालन करने का आग्रह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार की जनता से किया है। खबर बक्सर से है, जहां सदर अस्पताल के 4थे फ्लोर पर सुबह से बिजली आपूर्ति की व्यवस्था पूरी तरीके से ठप है, जिसमें मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। मरीज का परिजनों ने बताया कि सुबह आंधी और बारिश आने के बाद से बिजली की आपूर्ति बंद है। गर्मी के कारण मरीजों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। गर्मी है, मैं सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर सुबह से बीपी सीबी कोई सबको बाकी है ऊपर में। अब हम लोग परेशान हुआ है, बार बार नीचे में जा रहा है तो बोला कि हे फ्लोर पर जाओ तो हो फ्लोर पर जाओ, 3 नंबर पर जाओ तो 4 नंबर पर जाओ। आदमी घबराता है, लोग कोई सुन नहीं रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। रही से लाइन कटल बा, मरीज छटपटा रहल बा, चाहे वो आदमी बा भी देखी भीजले लुगा बाद में नहा के बैठल बा, आ ना पंखा बा ना कुछ बा। से रही से बिजली बिगड़ल बा तो बनावे के चाहिए, तो होने के बना आंधी पानी आइल तब से खराब। हाँ का माने वही गरी पटाइल है, वही से जरल बा कि का बनल नहीं के।
बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी नालंदा के बिहार शरीफ पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय हरदेव भवन में 20 सूत्री सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने जिले की कई जन समस्याओं की समीक्षा की और अधिकारियों को उन्हें गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिले में हुई अच्छी बारिश पर खुशी जताते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि मानसूनी बारिश से स्थानीय किसानों को खेती किसानी में काफी मदद मिलेगी। कहीं और भी कुछ विभाग की शिकायत कही है, उसको निर्देश दिया गया है दूर करने। सर, पूर्व ऊर्जा को लेकर भी समीक्षा की गई है सर, क्योंकि यहाँ भी जितनी तरह की समस्याएं आई सबकी समीक्षा। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। पुल पर कुल 4 बेली ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कि 3 बेली ब्रिज का निर्माण काम तकरीबन पूरा हो गया है और जल्द ही चौथे ब्रिज का निर्माण भी शुरू कर लिया जाएगा। इसके लिए बीआरओ की टीम दिन रात मेहनत कर रही है। चौथे बेली ब्रिज का निर्माण पूरा होते ही पहले ट्रायल होगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 7 जून से पहले आम लोगों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। कि जहां पे हमारा स्लैब विक्रमशिला ब्रिज पे गिरा था, ये तो हम काफी पहले 1 सप्ताह पहले लॉन्च हो चुका है, ये ब्रिज गैप हो चुका है। दूसरा जो 2 जहां पे ऑडिट रिपोर्ट ने टेक्निकल ऑडिट रिपोर्ट ने क्वेरी किया था, उन दोनों पे भी लॉन्चिंग हो चुकी है और एक लास्ट लॉन्चिंग जस्ट बचा हुआ है। एक हमारा 140 फीट का जो स्लैब पे और बचा हुआ है, बहुत जल्द हो जाएगा। और जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया था आम जनों से कि जून के मतलब 7 जून से पहले इस पुल को हम लोग चालू कर देंगे, तो हम लोग अपने उस संकल्प पे हम लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि 7 जून से पहले हम लोग इस पुल को चालू करेंगे। और अब नजर डालते हैं लॉ एंड ऑर्डर की खबरों पर। और देखिए, पटना से बड़ी खबर है। ठेकेदार ऋषुश्री के गिरफ्तारी के बाद एसबीयू का बड़ा बयान सामने आया है, बड़ा खुलासा आया है एसबीयू की तरफ से। जांच से जुड़े सबूत लेकर विदेश भागने के फिराक में था ऋषुश्री। एसबीयू सूत्रों के मुताबिक सिंगापुर भागने की पूरी तैयारी कर चुका था ऋषु। प्लानिंग सफल होने से पहले एसबीयू ने उसे दबोच लिया। पूछताछ में ऋषुश्री ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और अब जेल की सलाखों के पीछे उसे पहुंचा दिया गया है। एसबीयू कार्यालय से संवाददाता अमित कुमार की ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। तो देखिए, ऋषुश्री को एसबीयू ने दबोच लिया है और ऐसा खुलासा हुआ है कि ये विदेश भागने की तैयारी में था और पूरी तैयारी कर ली थी इसने भागने की, लेकिन इससे पहले ही एसबीयू की टीम ने इसे दबोच लिया। बड़ी खबर बेतिया से है, जहां मझौलिया में पुलिस ने प्रतिबंधित मांस बिक्री के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। महोदीपुर में फैयाज आलम अंसारी के बथान पर गौकशी की शिकायत मिली थी। सूचना के आधार पर एसडीपीओ अजीत कुमार के नेतृत्व में छापेमारी के दौरान पुलिस ने काले रंग की गाय का प्रतिबंधित मांस अलग अलग टुकड़ों में बरामद किया। बरामद मांस को एफएसएल की टीम और पशु चिकित्सक की मौजूदगी में जब्त किया गया। मौके से 3 पुरुष और 1 महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद मिराज आलम, नसीमा खातून, मुबारक अंसारी और फैयाज आलम अंसारी शामिल है। सिवान में एक बार फिर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। प्रेम विवाह की मांग को लेकर एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई। युवती को टावर पर चढ़ा देखकर गांव में अफरा तफरी मच गई और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। घंटों की मशक्कत के बाद युवती को नीचे उतार लिया गया। मामला गोरिया खोटी प्रखंड के बरहोगा कोठी गांव का है। बताया जा रहा है कि युवती गांव के ही एक युवक से प्रेम करती थी और दोनों के बीच लंबे समय से बातचीत होती थी, लेकिन शादी को लेकर युवक के परिवार वाले तैयार नहीं थे और इसी बात से नाराज होकर युवती गांव के मोबाइल टावर पर चढ़ गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और काफी देर तक युवती को नीचे उतारने की कोशिश की गई और फिर उसे नीचे उतारा गया। और अब खबरें देश दुनिया की।
जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले से इस वक्त एक सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई खबर सामने आ रही है। राजौरी के बेहद दुर्गम और घने जंगलों में चलाया जा रहा ऑपरेशन शेरूवाली अब सबसे निर्णायक और महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुका है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का ये संयुक्त महाअभियान आज 7वें दिन भी लगातार जारी है। खुफिया इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों के छिपे होने वाले ठिकानों पर ताजा और चौतरफा हमला बोल दिया है। राजौरी के मंजाकोट सेक्टर के अंतर्गत आने वाले गंभीर, मुगलान और डोलीमल के घने जंगली इलाकों में अचानक भारी गोलीबारी शुरू हो गई। सुरक्षा बलों को जैसे ही आतंकियों के सटीक लोकेशन का पता चला, उन्होंने उनके ठिकानों को निशाना बनाकर भारी हथियारों से हमला शुरू कर दिया। पूरा इलाका धमाकों और गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा है। नीट यूजी पेपर लीक विवाद के बाद अब दोबारा परीक्षा की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हो गई हैं। 21 जून को होने वाली री एग्जाम को लेकर केंद्र सरकार इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक परीक्षा के पेपर्स की सुरक्षा और तेज डिलीवरी के लिए भारतीय वायुसेना को लॉजिस्टिक्स में शामिल किया जा सकता है, ताकि पेपर लीक की हर संभावना को खत्म किया जा सके। इसी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एक हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, एनटीए के डीजी और कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। करीब 40 मिनट तक चली बैठक में पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन और सुरक्षा के हर पहलू की समीक्षा की गई। बताया जा रहा है कि इस बार पूरी प्रक्रिया पर पीएमओ की सीधी नजर है, क्योंकि 3 मई को ही परीक्षा को पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द करना पड़ा था। अब 22 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य को देखते हुए सरकार, सेना, अर्धसैनिक बलों और राज्य प्रशासन और डाक विभाग के साथ मिलकर एक फुल प्रूफ सिस्टम तैयार कर रही है। और अगली खबर आपको यूपी के हमीरपुर से बताते हैं, जहां तेज आंधी के चलते बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरने से बड़ा हादसा हो गया। स्लैब गिरने से मलबे में दबकर 6 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं पिलर पर फंसे 3 मजदूरों का एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू कर उन्हें बचा लिया। रात करीब 3 बजे तेज आंधी के चलते हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि कई मजदूर स्लैब के नीचे सो रहे थे। सीएम योगी ने हमीरपुर हादसे का संज्ञान लिया है और हादसे पर सीएम योगी ने दुख भी जताया है और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। सीएम योगी ने मृतकों की परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है। दिल्ली के हौस खास इलाके में देर रात एक घर में एसी की इंडोर यूनिट फटने से भीषण आग लग गई। हादसे में 80 साल के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी धनेंद्र कुमार की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के वक्त घर में 5 लोग मौजूद थे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और क्राइम टीम शॉर्ट सर्किट के अलावा अन्य तकनीकी कारणों की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक हादसा देर रात करीब 11 बजे हुआ। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ट्विशा मौत मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सीबीआई को गिरिबाला सिंह की रिमांड मिल चुकी है। 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर गिरिबाला और समर्थ को भेज दिया गया है। कोर्ट ने समर्थ सिंह की रिमांड 5 दिन बढ़ा दी है। बड़ी खबर आपको ट्विशा मौत मामले से जुड़ी हुई बता रहे हैं। गिरिबाला सिंह और समर्थ को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा जा चुका है। अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू ग्लेन रॉकेट में टेस्ट के दौरान लॉन्च पैड पर ब्लास्ट हो गया। फुटेज में देखा जा सकता है कि धमाके के बाद रॉकेट आग के बड़े गोले में तब्दील हो गया। ब्लू ओरिजिन ने बताया कि फ्लोरिडा के केप कैनावेरल में गुरुवार रात करीब 9 बजे हॉट फायर टेस्ट किया जा रहा था और इसी दौरान टेस्ट के दौरान रॉकेट में गड़बड़ी आ गई और यह हादसा हो गया। यह टेस्ट आने वाले दिनों में होने वाले एक लॉन्चिंग की तैयारी के सिलसिले में किया जा रहा था। कंपनी के मुताबिक इस घटना में सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं और तकनीकी विफलता के कारणों की जांच की जा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच शुक्रवार को एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने तनाव को और भी बढ़ा दिया। पुतिन का ड्रोन रोमानिया की रिहायशी इमारत से टकरा गया।
रोमानिया के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की कि 29 मई को रात एक ड्रोन उसके हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ और पूर्वी शहर गलाती में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की छत से टकरा गया। टक्कर के बाद जोरदार विस्फोट हुआ और आग लग गई। घटना के बाद 2 F-16 लड़ाकू विमान और एक सैन्य हेलीकॉप्टर को अलर्ट पर भेजा गया। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक 2 लोग घायल हुए और करीब 70 लोगों को इमारत से बाहर निकलना पड़ा। और अब खबरें कारोबार से जुड़ी हुई। आज देश भर में सोना चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। आज 24 कैरेट सोना कल के मुकाबले प्रति 10 ग्राम 400 से 500 रुपए सस्ता हुआ है और इसी के साथ कीमत गिरकर अब 1,59,000 रुपए पर आ गई है। 22 कैरेट सोने की कीमत में भी आज हल्की गिरावट देखी गई है। इसी के साथ ये आज 1,42,800 के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी की कीमत में भी कल के मुकाबले मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिला है। चांदी आज 2,85,000 प्रति किलो के भाव पर बेची जा रही है। और अब खबरें खेल से जुड़ी हुई। देखिए, बिहार के पैरा एथलीट का कमाल देखने को मिला है। जमुई के शैलेश कुमार का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। नालंदा के हिमांशु यादव ने भी कमाल किया है। पैरा एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर गए हैं ये लोग और सीएम सम्राट चौधरी ने इस उपलब्धि पर बधाई दी है। बिहार के लिए गर्व और सम्मान का क्षण बताया है इसे। जापान में बिहार की चमक ये खिलाड़ी अब बिखेरेंगे, ऐसा सीएम सम्राट चौधरी ने लिखा है। सीएम सम्राट चौधरी ने लिखा कि बिहार की प्रतिभाएं आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी मजबूत पहचान बना रही हैं। जमुई के शैलेश कुमार एवं नालंदा के हिमांशु यादव द्वारा पैरा एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करना पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है और ये सम्मान का क्षण है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का क्वालिफायर 2 शुभमन गिल की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस और रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लापुर स्थित महाराज यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। ये मैच जीतने वाली टीम 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले IPL 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ेगी। IPL में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच अब तक 10 मैच खेले गए हैं। इनमें गुजरात टाइटंस का पलड़ा भारी रहा है। गुजरात टाइटंस ने 10 में से 7 मैच जीते हैं, जबकि 3 में राजस्थान रॉयल्स ने जीत हासिल की है। IPL 2025 के बाद से गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच 4 मैच खेले गए। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2026 एशियन गेम्स के चयन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी। ये ट्रायल 30 और 31 मई को आयोजित होने हैं। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने ये आदेश उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया जिसे भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर किया था।